ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ शिक्षा नगरी शेखावाटी में गुरु कृपा स्कूल, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थान रखती है, उनके चेयरमैन महेंद्र जी रणवा हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे शिक्षा के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में। सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। और बोल हिंदुस्तान पे जितने भी देशवासी जुड़े हुए हैं, जितने भी बोल हिंदुस्तान के परिवार के अपने लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आप यहाँ पधारे हमारे प्रांगण में। बिल्कुल, सबसे पहला 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमने ये स्थान चुनने का, आपसे खास बातचीत करने का जो मेरा उद्देश्य था, वो था ये तिरंगा। इस तिरंगे के पीछे लाखों करोड़ों देशवासियों की जो राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हैं वो। तो क्या ऐसा मन में विचार आया कि स्कूल के अंदर जहाँ राष्ट्र निर्माण के विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं, बच्चों को तैयार किया जाता है राष्ट्र निर्माण के लिए, तो वहाँ पे ये तिरंगा लगाना कैसे उन बच्चों को राष्ट्र प्रेम की तरफ जोड़ता है? देखिए अजय जी, इस देश का भविष्य बच्चे हैं। बिल्कुल। और बच्चे ही आगे बड़े होकर इस देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। और उनके भविष्य की बुनियाद जहाँ से शुरुआत होती है वो स्कूली शिक्षा से होती है जी। स्कूली शिक्षा में बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो बच्चे सीखेंगे और आगे चलकर वो उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। बात जब तिरंगे की आती है तो भारत की आन बान शान, साहस और वीरता का प्रतीक हमारा राष्ट्र गौरव, राष्ट्र ध्वज तिरंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी, जो सिक्कर झुंझुनू हाईवे पे स्थित है, बिल्कुल 111 फीट की ऊंचाई पर ये 20 बाई 30 की साइज का तिरंगा लहरा रहा है। जो यहाँ पधारने वाले बच्चे और अभिभावकों के साथ साथ इस हाईवे से गुजरने वाले सभी देशवासियों के मन में जो हमने महसूस किया है कि रगों में उनके देश प्रेम के भाव को जागृत करता है, कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के प्रति प्रेम को, इस तिरंगे ध्वज के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है। तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य एकमात्र ये है कि हमारे इस असेंबली ग्राउंड से बच्चे जब सुबह मॉर्निंग असेंबली से अपने क्लासों की ओर जाएं, इस कैंपस में जब इंटरवल के टाइम पर वो बच्चे घूमें, इस कैंपस से जब शाम के टाइम बच्चे अपने घरों की ओर जाएं, इस कैंपस में जब हॉस्टल के स्टूडेंट अपने यहाँ ग्राउंड्स में खेलें, तो हर दम उनके जहन में, उनकी आंखों के सामने इस भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नजर आए। उनकी आंखों के सामने हर वक्त वो तिरंगा रहे, जिससे उनमें मन में कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम के भाव इस तिरंगा को देखकर जागृत हो। और देश के प्रति, और झुंझुनू तो वीर भूमि है, बिल्कुल शहीदों की भूमि रही है, शिक्षाविदों की भूमि रही है, आर्मी पर्सन यहाँ से बहुत निकले हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो शेखावाटी के लिए गौरव का विषय है कि शेखावाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा है। और झुंझुनू के लिए विशेष तौर से, क्योंकि झुंझुनू को सेना में एक अलग पहचान रखते हैं झुंझुनू के जवान, और उन जवानों के बेटे और उन किसानों के बेटे, क्योंकि हमारा ये स्कूल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में, जहाँ छोटे गाँव से और छोटे कस्बों से बच्चे आएंगे और उन्हें तैयार किया जाएगा और उन्हें स्कूली शिक्षा में ही उनके मन में राष्ट्रभाव पैदा कर दिया जाएगा, जो निश्चित तौर पर आगे जाकर उनके लिए कहीं ना कहीं माँ भारती के लिए मन में एक मान और सम्मान और देश प्रेम के भाव जागृत करेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि जैसे ही बच्चे यहाँ आएंगे, सुबह शाम जब भी देखेंगे इस तिरंगे को, इस तिरंगे लहराते हुए तिरंगे को, तो एक अलग ही उत्साह और उनके मन में उमंग आएगी। लेकिन फिलहाल जो 2 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो कोरोना जैसी महामारी आई है, स्कूलों पे एक ऐसा माने कि ताला लगा दिया है कोरोना ने। और कोरोना भी बड़ा रोचक सा है कि सबसे पहले स्कूलों में ये आता है, राजनीति में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, रैलियाँ होती हैं आराम से, लेकिन स्कूलें बंद हो जाती हैं। अब राजस्थान सरकार का मानना है कि 1 सितंबर से हम स्कूल खोल देते हैं 9 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए। तो क्या लगता है कि 2 साल का जो गैप निकला बच्चों के भविष्य में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले की सराहना, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे दौर के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 9 से 12 के स्कूल खोले जाएं, जो निश्चित तौर पर सराहनीय फैसला है। और इसकी प्रत्येक अभिभावक और शिक्षक और साथ में जो विद्यार्थी हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कोरोना के समय का, इस कोरोना महामारी के, निश्चित तौर पर ये बादल छटेंगे और नया सूरज निकल कर आएगा और उस नए सूरज के नए भविष्य की स्वर्णिम किरणें हमारे बच्चों के उस तेज मुख लिए हुए उस चेहरे पर भी नजर आएंगी।
लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, इस पे फ़र्क क्या पड़ेगा। अजय जी, अभी बच्चे घरों में बैठे हैं, बोल हिंदुस्तान पे जो लोग जुड़े हुए हैं, अपने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है कि बच्चे 2 साल से घर पर बैठे हैं। बिल्कुल। अभी उन्हें नहीं पता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। अभी अभिभावकों को भी उस नुकसान की तुलना नहीं है, शिक्षकों को भी नहीं है। लेकिन जब वो बच्चे कक्षा में आएंगे, जब वो पढ़ेंगे, जब वो वापस उस जुड़ेंगे, तब उन्हें महसूस होगा कि हमारा नुकसान तो बहुत भारी हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए, खैर अब तो स्कूलें खुलने वाली है, लेकिन हम तो जहाँ भी जिस भी अभिभावक से मिले हैं, पहले दिन से उनसे एक ही रिक्वेस्ट किया है कि कैसे ना कैसे करके बच्चे को आप ऑनलाइन पढ़ाइए। ऑनलाइन नहीं पढ़ने की सुविधाएं हैं तो घर पे आप उसको 1 या 2 घंटा अभिभावक दीजिए, लेकिन उसे शिक्षा से जोड़े रखिए। अगर शिक्षा से बच्चा दूर हो गया तो आने वाले परिणाम नकारात्मक होंगे, और जब स्कूलें खुलेगी, बच्चा क्लासरूम में जाएगा, तब जो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब बच्चे को महसूस होगा कि नुकसान तो अपना भारी हो गया है। तो बच्चे को शिक्षा से जोड़े रखना जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन से बच्चों को जोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि 2 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है। और जो छोटी कक्षा में बच्चे हैं वो तो ये मानो कि वो सब कुछ भूल सा जाते हैं। लेकिन जो 9th और 11th में बच्चे थे, जो प्रमोट हो गए, 10th में हो गए, 12th में हो गए, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये कोरोना जाएगा, स्कूलें फिर खुलेंगी, वो बच्चे अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा दोबारा से इस पूरे माहौल में बने रहने के लिए? देखिए अजय जी, जो इस वर्ष परीक्षा नहीं हो पाई और फिर सरकार ने जो मापदंड तय किए और जिस तरह के परिणाम आए, बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100% आ रहे हैं। बिल्कुल। अब वो बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट भी हैं, और अगर परीक्षा करवाते तो बहुत सारे बच्चों के 100% रिजल्ट परिणाम भी मिलते। लेकिन आप ये तो मानते हैं, और हर व्यक्ति मानता है, कि आंकलन है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है। तो कभी भी अभिभावकों को भी ध्यान देना और विद्यार्थियों को भी ध्यान देना है कि ये जो कोरोना की मार्कशीट है, इसको कहीं मापदंड मान के ये ना सुनिश्चित कर लें कि अपना करियर सेटल है। कंपटीशन में जाएंगे तो उन्हें उन सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। ये जो कोरोना की मार्कशीट है, इसके मापदंड उनके कहीं काम में नहीं आएंगे। उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उस भट्टी में तपकर निकलना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। जी, अब देखें तो आज हम एक प्राइवेट संस्थान में बैठे हैं। जी। सरकार ने गवर्नमेंट स्कूलें खोल रखी हैं। जी। एक सामान्य से अभिभावक की, और जैसे कोरोना जैसी हालात कर दी है, आर्थिक तंगी उन परिवारों में आ गई है, वहाँ एक प्राइवेट संस्थान में अपने बच्चे को अफोर्ड करना कितना मुश्किल होता है। उसको लेकर आपने क्या सोचा है उन परिवारों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो इतनी बड़ी संस्थान में, इतने बड़े कैंपस में नहीं आ सकते हैं? आपने पहला सेशन शायद ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहला सेशन है आपका, तो उन बच्चों के लिए क्या सुविधाएं की है आपने? देखिए अजय जी, शिक्षा मूलभूत आधार है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ भी बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी अपने तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बच्चे वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन भी ले रहे हैं। बात आती है कि इस कोरोना में आपने कहा कि आर्थिक तंगी, निश्चित तौर पर आर्थिक की दृष्टि से समाज का हर तबका, हर वर्ग कमज़ोर हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल ने इस चीज़ पे ध्यान भी दिया है, और जिन्होंने ध्यान दिया वो बच्चों को जोड़ने में भी एजुकेशन में सफल हुए हैं, और उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने वाले, हमारा जैसा आपने कहा प्रथम सेशन यहाँ था। लेकिन हमें जो विश्वास, स्नेह, साथ पेरेंट्स का मिला है, शुक्रगुजार हैं हम झुंझुनू वासियों के। लेकिन इसके लिए हमने भी एक थीम पर काम किया कि हम बच्चों से इस ऑनलाइन के नाम पर, इस कोरोना में जो एजुकेशन दे रहे हैं, इसमें हम बच्चों से पूरी फीस अलग बात है, 80% या 70 भी नहीं लेंगे, इवन 50% भी हम फीस नहीं ले रहे हैं। हमने एक फिक्स क्राइटेरिया सेट कर दिया था डे फर्स्ट से ही, कि हमारे पास जो बच्चा फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक का बच्चा है, वो केवल 7,000 रुपये फीस दे दो। अगर, और ये कमिटमेंट हमने डे फर्स्ट किया, कि अगर स्कूलें नहीं खुलती है तो 7,000 रुपये में आपको कंप्लीट ईयर में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आपसे ऐसा नहीं कि और फीस मांगी जाएगी। 6 से 10 तक का बच्चा है, उसके लिए 9,000 रुपये कर दिए। 11, 12 साइंस का बच्चा है, उसके लिए 11,000 रुपये कर दिए। और अगर समय से स्कूल खुल जाते हैं तो इस फीस को समायोजित कर देंगे। और मान लीजिए अब तो स्कूलें खैर खुल रही है, फिर भी हमने ये कमिटमेंट किया था कि अगर मान लीजिए कि अप्रैल तक सेशन चलता है और लास्ट में फरवरी या मार्च में स्कूल खुलती है, तो आपसे मात्र 2 या 3 महीने का जो चार्ज बनता है वो लेंगे। तो इस चीज़ से लोग भी जुड़े, एजुकेशन में बच्चों को जोड़ा भी उन्होंने। और तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर सच्ची नीयत से और अभिभावकों की मनसा को देखते हुए और उनकी भी आर्थिक परिस्थितियों स्थितियों को देखते हुए अगर स्कूल संचालक कोशिश करें कि बच्चे जुड़ें ऑनलाइन में, तो निश्चित तौर से बच्चे ऑनलाइन में जुड़ते भी हैं
और ऑफलाइन का विकल्प तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा रखी जाए, अच्छे टीचर्स द्वारा मेहनत की जाए, और हाँ अभिभावकों का भी साथ बराबर मिले, बच्चे के वॉच आउट प्रॉपर वे में हो पाए, उसकी निगरानी पूरी हो, तो निश्चित तौर पर ये जो एक गैप लगने वाला ये नुकसान है, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो बच्चे बच सकते हैं जो इस कोरोना में शिक्षा से जो बच्चे जुड़े हुए नहीं थे उनका नुकसान होने वाला है, उनसे काफ़ी हद तक वो आगे बच्चे मिलेंगे आपको जब भी स्कूल खुलेंगे। जैसे कि एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ जाना चाहिए जी। उसी तरीके से अब 2 साल के बाद स्कूलों का वो दरवाजे खुल गए हैं बच्चों के लिए, और फर्स्ट सितंबर से बता रहे हैं कि स्कूल खुलेंगी। लेकिन वैसे ही मीडिया में एक बात और चल रही है, डॉक्टर बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है और बच्चे बिना टीकाकरण के, बिना वैक्सीन लिए हुए स्कूल आएंगे। तो क्या अब सरकार को लग रहा है कि बच्चे अब सुरक्षित हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए, मैं सरकार के किसी भी फैसले पर और उनके नज़रिए पे तो सवाल नहीं उठा सकता, बच्चों के भविष्य का लेकिन सवाल है। मैं नहीं, बच्चों के भविष्य की मैं मेरा व्यक्तिगत जो मेरी राय है जी। कि ठीक है, कोरोना तो देखो अभी ये महामारी है, चल रही है, हमें प्रोटेक्शन रखना होगा, ध्यान रखना होगा। कोरोना में जो बच्चों के गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, वो भी अपने काम पे गए हैं। बिल्कुल। आप भी बाहर घूम रहे हैं, मैं भी बाहर घूम रहा हूँ, उन बच्चों के पेरेंट्स भी बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल। अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो जाके होम आइसोलेट रहे हैं, बच्चों से दूर रहे हैं। समझदार तो फिर भी ये देखा है कि ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मेरे काम से घर, परिवेश में तो बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, ग्रामीण परिवेश की बात नहीं है, चाहे कोई सा भी परिवेश हो, अगर मैं मेरे काम पे आया हूँ और काम से घर जा रहा हूँ, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, चाहे मेरे मम्मी पापा हो, चाहे मेरी वाइफ हो, वो तो फिर भी ये समझते हैं कि ठीक है वो बाहर से आए हैं, वो कम से कम उनको स्नान करने दो, हाथ पैर धोने दो। लेकिन जो मेरा छोटा बच्चा है वो तो नहीं पहचानता ना इस कोरोना को, वो तो सबसे पहले आके लिपटेगा। और हर गार्जियन के साथ ऐसा हुआ है, जो अपने काम पे जा रहे हैं, अपने रोजगार पे जा रहे हैं, अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, पैसे पे जा रहे हैं, सारे लोग बाहर गए हैं। अब वो घर पे जाके ऐसा है नहीं कि बच्चों से दूर रहें, बच्चे तो मिले हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक अपन नहीं दे सकते। हाँ, अपने को सावधानियों से खोलना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षा का जो अंतर पैदा होगा ये बहुत नुकसान करेगा, कोरोना से भी कहीं ज़्यादा नुकसान ये करेगा। और देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि बच्चों, अब अपने को नहीं पता वो कहाँ तक सत्य है, सरकार सत्य है या वो रिपोर्ट सत्य है, लेकिन उनमें भी ये माना गया कि बच्चों पे कोरोना का असर वेस्ट की नज़र में कम है। तो कम से कम आप एक जो सराहनीय कदम है कि 1 सितंबर से 9 से 12 खोलने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, अगर इसमें सब कुछ ठीक रहता है तो फिर और नीचे की क्लासों को खोल देना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे। अभी जैसे ही 2 साल का वक्त गुजरा, उस दौरान एक नया विकल्प शिक्षा में आया, एजुकेशन में, कि ऑनलाइन क्लास का रुझान हर स्कूलों में बढ़ा है, और ख़ासकर प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े सेटअप लेकर आ गई है। तो क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में वो खामियां थी जो इतने दिन अपन इतने तैयार नहीं थे, जो अचानक अपने को ऐसा करना पड़े, या फिर गुरु कृपा स्कूल इतना प्रिपेयर है कि आगे अगर तीसरी लहर आई तो बच्चे को घर बैठे पूरी शिक्षा जो यहाँ प्रवेश मिलता है, जो इस स्कूल में आने के बाद में जो शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी? और इससे अगला सवाल, क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन इनमें बेहतर कौन सा बच्चे के लिए होगा? देखिए अजय जी, मैं सबसे जो आपका अंतिम सवाल था उसी से पीछे चलता हूँ। उसी से आपने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेहतर कौन है, तो ये तो 100% सत्य है कि स्कूलिंग शिक्षा में ऑफलाइन का विकल्प कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो इसमें तो अपना सवाल ही नहीं उठता, निश्चित तौर पर बेहतर ऑफलाइन ही होना है, उसका विकल्प ही नहीं है। अपन एक वो जब तक ऑफलाइन नहीं खुले तब तक उनको बहुत अच्छे से जोड़े रख सकते हैं, ऑनलाइन का माध्यम ये है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि पहले से अपने पास में इतनी टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। शायद किसी को नहीं पता था कि इस तरह की महामारी भी आएगी और स्कूलें बंद होगी और बच्चों को घरों में कैद रहना होगा। जैसे ये परिस्थितियाँ आई, हालांकि जो अच्छे सेटअप हैं, जो टेक्नोलॉजी से जिनके पास सिस्टम अच्छे हैं, हम लोग जैसे डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। बच्चों को जैसे क्लासेज रिकॉर्ड कर लिया, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा वीडियो लाइब्रेरी में भी जाके देख लेता है। ये सारी चीज़ें पहले से चल रही थी, लेकिन इस कोरोना में बच्चों को एक टेक्नोलॉजी में और अपग्रेड, और टीचर्स भी अपग्रेड हुए, इंस्टीट्यूट भी अपग्रेड हुए। और जब फर्स्ट वेव आई थी तब ये था कि थोड़ी परेशानी आई, और फर्स्ट वेव के बाद में देखिए जिसकी नीयत है कि बच्चों तक एजुकेशन संसाधनों में, सीमित संसाधनों में अपने को कम फीस में पहुंचानी है, जिससे बच्चा जुड़ा रहे, तो वो शुरुआत के 15 या 20 दिन या 30 दिन दिक्कत थी। बाकी अब तो इस दूसरी लहर में तो लगभग सभी स्कूलें अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। और हमारे तो इवन बच्चे जो जुड़े हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो यूकेजी का बच्चा है वो भी क्लासें ले रहे हैं, हमने पीटीएम रखी, तो वो जो पेरेंट्स थे उनकी जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी कि हाँ कम से कम, लेकिन उसमें अभिभावकों का साथ ज़रूरी है। बिल्कुल। प्राइमरी विंग में जब बच्चे के साथ में पेरेंट्स बैठेंगे तो ही बच्चा सीख पाएगा।
और आजकल तो लाइव क्लासेज वगैरह बच्चे को फीलिंग आती है कि अपन क्लासेज में ही बैठे हैं, वो उसी तरह से टीचर से बात करता है, पूरा होमवर्क मिलता है, उनकी टेस्ट प्रॉपर रहते हैं, पूरे मोटिवेशनल सेशंस रहते हैं। यानी अगर अच्छे से अपन सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करें तो ऑनलाइन में भी बच्चे को अपन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, विकल्प ऑफलाइन का कभी नहीं बन सकता। अभी हम गुरु कृपा में बैठे हैं, पहला सेशन इसका है, तो यहाँ कौन सी क्लास तक स्कूल लगती है, कौन सी मीडियम की स्कूल लगती है, और क्या आपका क्राइटेरिया है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ के साथ अभी तक आपने वो कर ली है, सफलता हासिल की, भाई इतना तो हमारे अंदर बच्चे आ गए हैं? देखिए अजय जी, क्राइटेरिया और एक अपनी कैपेसिटी जिसको कहें, हाँ। शिक्षा की कोई सीमाएं नहीं होती है। और ये स्कूल एक ग्रामीण मेरे सवाल का मतलब ये था कि ऐसा क्या खास है गुरु कृपा में कि जो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से जो लोग या अभिभावक या जो बच्चे देखें वो गुरु कृपा में आएँ और यहाँ अपना आपका साथ मिले? देखिए, सबसे पहले मैं इसकी विशेष बात आपको ये बताऊं कि आज केवल किताबी शिक्षा, केवल उसकी जो किताबों में लिखा है वो पढ़ना ही शिक्षा नहीं रह जाती। उस बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। उस बच्चे को एजुकेशन भी साथ में मिले, उसको स्पोर्ट्स भी साथ में मिले, उसको आज कोडिंग का बहुत अच्छा क्रेज है वो भी साथ में मिले। 6 to 10th का बच्चा है, उसको NTSC और ओलंपियाड का भी ज्ञान हो। जो बच्चे अपने साइंस के हैं उनको लैब में प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दिया जाए। छोटे बच्चे उनमें फोनेक्स की भी तैयारी हो, स्पोर्ट्स वगैरह की। यानी एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए वो उस स्कूल में होना ज़रूरी है। और सबसे विशेष बात किसी भी स्कूल में आज जिस चीज़ की कमी हमने महसूस की है कि हम केवल किताबी ज्ञान के पीछे या केवल स्कूल के पीछे इतना दौड़ने लगे, स्कूल एजुकेशन के पीछे, कि कहीं ना कहीं जो मॉरल एजुकेशन थी वो आज हमारे स्कूलों से और इवन बहुत सारे परिवारों से भी वो नज़रअंदाज की जा रही है, जिसकी आज के वक्त में बहुत ज़रूरत है। उस स्कूल एजुकेशन में, मॉरल एजुकेशन में बार बार फोकस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आने वाला बच्चा, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बैठने वाला बच्चा, उसको शिक्षा के साथ संस्कारों पर जोर रहेगा। अनुशासन के माध्यम से वो बच्चा सफलता तक पहुंचेगा। बहुत अच्छा कीजिए शिक्षा में, बहुत अच्छा, लेकिन आप कम से कम बच्चे को ये तो रहना चाहिए ना कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरा दादा दादी है, ये मेरे ताऊ ताई है, ये मेरे चाचा चाची हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है। कम से कम उनमें प्यार होना चाहिए। शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन जो मैं बता रहा हूँ वो होना ज़रूरी है। और वो हमारे यहाँ हम उसका विश्वास दिलाते हैं कि गुरु कृपा से जुड़ा हुआ बच्चा निश्चित तौर पर एक कदम आगे मिलेगा, उनको समाज में उसका नेतृत्व करता हुआ मिलेगा कि हर बच्चा है उसमें कोई ना कोई खूबी है, हर बच्चे में उसकी उस खूबी को बाहर लाइए, उस पर तैयार आप काम कीजिए। और ये तिरंगा भी उसी का एक उदाहरण है। जैसे गुरु कृपा कोई नाम पहचान के मोहताज नहीं है, गुरु कृपा बहुत बड़ी संस्थान है सीकर के अंदर, लेकिन झुंझुनू के अंदर गुरु कृपा का आना क्या विजन लेके आया है झुंझुनू के लिए? देखिए अजय जी, पहले तो आपका जो सवाल था कि आपकी कैपेसिटी वाला वो मिस हो गया, वो बताऊँ मैं आपको। देखिए, कैपेसिटी तो संसाधन बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे बच्चे आते हैं, लेकिन झुंझुनू वासियों का प्रेम, विश्वास और आभार है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे पास में प्रथम सत्र में जो विश्वास, जिस दिन हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की थी, मात्र 45 बच्चों से ऑनलाइन क्लासेज हमने प्रारंभ की थी, और कल की डेट तक हमारे पास में 947 बच्चे क्लासेज हमारी ले रहे हैं। यानी कि एक 1000 बच्चों का प्यार इस 2 महीने के समय के अंदर मिलना, हमारी टीचर्स की पूरी टीम को और पूरी गुरु कृपा की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बहुत अच्छी मेहनत है बच्चों के साथ में। अभिभावकों की भी बहुत अच्छी मेहनत है, वो भी गुरु कृपा को अपना परिवार समझते हैं। अब मैं आता हूँ आपके इस सवाल पे कि सिक्कर से यहाँ आने के पीछे का लॉजिक क्या है। बिल्कुल, गुरु कृपा संस्थान सिक्कर में 2007 से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहा है जी। और किसी परिचय का मोहताज सिक्कर शेखावटी राजस्थान नहीं बल्कि उत्तरी भारत में आज के समय नहीं है। बिल्कुल, गुरु कृपा संस्थान सिक्कर के जो निदेशक श्रीमान प्रदीप जी बुढ़ानिया सर हैं, उनका गांव घोड़ीवारा है। जब हम लोग मिलकर बैठे और हमारा ये विजन था कि स्कूली एजुकेशन में भी कुछ ऐसा किया जाए कि ठीक है, कोचिंग में बच्चा फाउंडेशन में तैयार हो रहा है, बच्चा टारगेट में तैयार हो रहा है, नीट और IIT में जा रहा है, लेकिन एक बच्चे की नींव मजबूत की जाए। एक स्कूल का एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाए इंग्लिश मीडियम का, जहाँ बच्चा स्कूलिंग एजुकेशन में इतना अच्छे से उसमें सर्वगुण संपन्न वो बच्चा हो, ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका हो। उस थीम पे जब हमने विचार किया तो बाद में एक कहीं ना कहीं उनका गांव था, लोगों की बहुत भारी आदेश कह सकते हैं, निवेदन तो नहीं, कि लोगों का एक आदेश था कि आप नवलगढ़ और झुंझुनू में आइए और वहाँ एक अच्छा स्कूल कीजिए। तो फिर घोड़ीवारा बालाजी के आशीर्वाद से इस हाईवे पे हमने जगह सर्च करके, और ये एक ऐसी जगह हमें बाद में बालाजी महाराज के आशीर्वाद से लगा
कि यहाँ से नवलगढ़ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, मुकनगढ़ 2 किलोमीटर है, मंडावा 15 किलोमीटर है, झुंझुनू 20 किलोमीटर है, और एक गांव की बहुत मजबूत पेराफेरी का एक ऐसा बेल्ट है जिनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का बहुत अच्छा और बेहतर विकल्प हम दे सकते हैं। तो उस बालाजी महाराज के आशीर्वाद से और अभिभावकों के विश्वास से और उनके आदेश से बुढ़ानिया सर की गांव के प्रति और अपने इस क्षेत्र के प्रति जो विश्वास था, जो प्यार था, वो यहाँ देना चाह रहे थे एजुकेशन में कुछ अच्छा, उस थीम पर यहाँ हम आए और उसी थीम पर हमने काम किया। और हम आगे भी अभिभावकों को विश्वास दिलाते हैं कि गुरुकृपा पब्लिक स्कूल आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर, आपने जो आपकी खुली आंखों से आपके और आपके नौनिहालों ने जो सपने देखे हैं उन पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेगा। हमारे प्रयास 100% रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि इस गुरुकृपा स्कूल का उन प्रदीप जी बुढ़ानिया सर, जिनका मैं शिष्य रहा हूँ 2011-12 में, और आज उन्हीं की स्कूल में मैं आपका इंटरव्यू, उन्हीं की खूबियाँ बताने के लिए आया हूँ। और बोल हिंदुस्तान की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तो है ही है, साथ ही इस गुरुकृपा स्कूल के उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं बोल हिंदुस्तान की टीम से आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बोल हिंदुस्तान का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी दर्शकों का। एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और बोल हिंदुस्तान और अजय जी की बेबाक पत्रकारिता और आपके इस कैरियर में, इस फील्ड में और इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की पूरा गुरुकृपा परिवार कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।